हेलो आन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। आप सभी को पता है कि आप लोग का बॉटनी का सेक्शन चल रहा था और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज के अपने इस सेशन में। तो एक बार सभी बताएंगे, ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है? एक बार फटाफट से बता दो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि मैम इस टाइम पर कैसे हैं। चलिए, बिल्कुल भाई। देखो, आप लोग के टाइम का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, जिसकी वजह से कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। और आप लोगों का जो टाइमिंग है अब वो सुबह शाम मतलब ये टाइमिंग जो फिक्स है वो 7 बजे का रहेगा। आप लोग के लिए डेली क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग 7 AM लाइव रहेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। 9 बजे आपकी जो क्लास होती थी उसको पहले कोशिश की थी कि भाई 8 बजे तक हो जाए, बट नहीं, उसको हम अब फिक्स कर रहे हैं सुबह डेली 7 AM। तो पहली चीज तो अपना टाइमिंग नोट डाउन कर लेना कि कल से जो क्लास चलेगी वो डेली सेम टाइम पर ही आपकी चलेगी। ये सेक्शन आपका बायोलॉजी का है, बाकी की टाइमिंग सेम है, बस बायो की क्लास थोड़ी सी आपकी चेंज हुई है। ठीक है, चलो। फिजिक्स की केमिस्ट्री करा रहे हैं ना सर, उसके बाद फिजिक्स करा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो कल से समय फिक्स है सुबह के 7 बजे। टाइमिंग का आप लोग भी ध्यान रखें कि और कोई टाइमिंग नहीं होगा। डेली मॉर्निंग 7 AM ही क्लास होगी। और थोड़ा सा टाइमिंग अभी क्या है, रीजनिंग की क्लास के साथ थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो इसलिए क्लास अभी आपकी सुबह की कर दी गई है। ऑल राइट, चलो सुबह हो गया है। ठीक है भाई, तो 7 AM की क्लास है। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हमने न्यूट्रिशन तक बात कर ली थी। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमारे पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखो बॉटनी में अभी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। लगभग आपके 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें प्लांट की, अभी हम टिश्यूज को, प्लांट के रिप्रोडक्शन को, जेनेटिक्स को, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा थम जाओ, तुम्हारे एग्जाम की डेट्स जब भी आएंगी उससे पहले तक सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की टेंशन मत लेना, ठीक है? सिलेबस आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा। डाउट ग्रुप आपको बताया था, राधिका मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। राइट, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर राधिका मैम साइंस। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपकी लिंक जो है वो आज अपलोड करवा दूंगी आपके अपने इसी एप्लीकेशन पर, ताकि आपको डायरेक्टली अपने बैच में जुड़ने का मौका मिल जाए। ऑल राइट, ठीक है सतीश, वैशाली। चलो, तो भाई देखो, हमने लास्ट टॉपिक जो शुरू किया था वो किया था न्यूट्रिशन का। एक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एक थम्स अप का साइन शेयर कर देना कि मैम अभी तो हमें सब कुछ यहाँ पर चीजें क्लियर है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक वो थे जो स्वपोषी थे, जो अपना भोजन खुद बना सकते थे प्रकाश संश्लेषण की विधि से। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक वो थे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर यहाँ पर होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में ही हम बहुत सारी अन्य कैटेगरीज देखते हैं कि देखिए, कुछ होते हैं जो अपना खाना बना लेते हैं लेकिन कुछ पूर्ण रूप से किसी कीड़े को खाते हैं। कुछ होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर अपनी साइकिल को पूरा करते हैं। तो इन सभी के अलग अलग जो भाग हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले तक की यहाँ तक मतलब जो पढ़ाया था इसकी सारी पीडीएफ जा चुकी है, एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं मिली हो तो एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना, वहां से सब कुछ अपलोड करा दिया गया था, बॉटनी के फर्स्ट क्लास की भी और सेकेंड क्लास की भी। ठीक है, बिल्कुल सुनील खीचर, बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब नाम में ही है, स्वपोषी, जो भोजन खुद से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरी वाली जो कैटेगरी है जिसे हम विषम पोषी कहते हैं, जिसको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, देखो इसमें कई सारे प्रकार आते हैं। प्रकार कैसे आते हैं? जैसे मैम पहला प्रकार होता है इसका जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आप नॉर्मली क्या करते हो, आप अपनी बात बताओ मुझे यहाँ पर कि मैम हम परपोषी हैं, अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, किसी दूसरे के जीव के ऊपर, किसी पेड़ पौधे के ऊपर हम निर्भर होते हैं। हम क्या करते हैं कि भोजन जो भी हमें मिलता है हम सीधे लेकर के प्रॉपरली उसको खा लेते हैं। यही काम तो होता है कि उठाया और सीधे खा लिया। आ, ठीक है, उठाया और सीधे
खा लिया। तो यही चीज जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि विषम पोषी के जो प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार आता है होलोजोइक पोषण का। होलोजोइक का मतलब कि जटिल जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और भोजन के पाचन, बेसिकली जो भी होता है उसको अंत ग्रहण के बाद उसका पाचन यहाँ पर होता है। सिंपल सी कहानी कि मैम मैंने हाथ आगे बढ़ाया, रोटी रखी थी, रोटी उठा करके खाई, तो वो शरीर में जा करके टूट जाएगी और टूटने के बाद मेरे शरीर में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशन का कोई नोट्स नहीं था, बॉटनी 1 और बॉटनी 2 के नाम से पीडीएफ होगी, चेक कर लेना, प्रॉपरली सबके बैचेस में अपलोड हो चुकी है। ठीक है भाई, चलो। होलोजोइक पोषण में एक सिंपल सा एग्जाम्पल मानिएगा कि हमने जो भी भोज पदार्थ खाया है वो जाएगा, रोटी है तो रोटी के अंदर पाया जाता है स्टार्च। ये भोज पदार्थ कैसा है, जटिल है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बाद ये टूट जाएगा किसके अंदर जाकर, माल्टोज में जाकर, और यही माल्टोज एक क्या कहलाएगा, सरल पदार्थ कहलाएगा, बल्कि और इससे भी छोटा भाग हमारा ग्लूकोज का बन जाता है। ठीक है, माल्टोज भी टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वो ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे सभी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट जाते हैं छोटे छोटे भागों में। ये मेंढक है, क्या कर रहा है, सीधे सीधे इसने मच्छर को खाया। अब खाया तो मैम ये डिपेंड किसके ऊपर था, मच्छर पे, कीट पे, जिसको भी इसने खाया है। अब इसकी बॉडी में जाकर वो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जिसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, वेयर द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस, एंड उनका डाइजेशन कब होता है, जब हम उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। तो लिखेंगे जरा इसको फटाफट से, एक बार इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में दोबारा दिखा देते हैं। दीप करमारकर न्यूट्रिशन। क्लास की टाइमिंग सुबह 7 बजे की फिक्स कर दी है। अब आपका क्लास डेली मॉर्निंग 7 AM हुआ करेगा। चलो देवशीष, अभी सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, है ना, सब पढ़ेंगे। लक्ष्मी कुमारी रिफ्रेश कर लो बच्चे, अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार चेक कर लो। बिल्कुल सनी, क्लास 9 AM से ही होती थी बट अभी इसका टाइमिंग चेंज कर दिया है, डेली मॉर्निंग 7 AM हुआ करेगी। अब चेंज नहीं होगा टाइम, ठीक है, अब मैं ही ट्राई करूंगी कि देखो कैसे भी आपका टाइमिंग ना बदले। राहुल कुमार, अगर इतनी सिंपल कहानी भी समझ नहीं आ रही तो बेटा इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर इससे ज्यादा सिंपल चाहते हो तो एक सिंपल सी बात बताओ, क्या तुम ये लाइन नहीं समझ पा रहे कि हम जो भी खाना खाते हैं, मान लीजिए आप सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, शरीर में जाएगा, टूट जाएगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, इससे ज्यादा और सिंपल क्या होगा, ये बताओ। इंजेस्ट करना मतलब खाना, मतलब जो भी आप लेकर के भोजन अपना निगल रहे हो, दैट इज इंजेशन। अंदर जाएगा, पाचन होगा, डाइजेशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, अवशोषण कहलाता है। क्या बात है मतलब। चलो तो लिख लिया यहाँ पर, इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये पहला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, मतलब जो किसी अन्य के ऊपर रह कर के अपना पोषण ग्रहण करते हैं। देखो एक तरफ तुम हो जो अपना खाना आसानी से थाली में से उठा करके खा पाते हो, लेकिन कई सारे ऐसे जीव हैं जिनको इसी पोषण के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे कि हम पैरासाइट्स की बात करें, आप सभी ने बालों में जू होते हुए देखी है कि नहीं, एक बार ये बताओ। हाँ भाई, देखा है कि लड़कों लड़की किसी के भी बालों में क्या हो जाती है, जू हो जाती है। वो भी क्या करती है भाई, आपके शरीर में आपके बालों से क्या करेगी, न्यूट्रिशन गेन करेगी, वो वहां से पोषण गेन जो है वो करती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक परजीवी कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक कसकटा का, जैसे आप देख रहे हैं पौधे को यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से किसी भी पौधे के साथ रहकर उसके ऊपर लिपट कर अपना पूरा जीवन यापन करता है और अपनी भोजन को ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं
पैरासाइट। ये देखो कुछ इस प्रकार से लिपट करके रहता है, पौधे के ऊपर ही अपने पूरा लाइफ स्पेंड कर देता है। परजीवी बेसिकली या तो किसी शरीर के, आप ये कह सकते हो, ऊपर रह रहे हैं, या फिर उसके अंदर रह रहे हैं, कि शरीर के अंदर चले गए और वहां पर नॉर्मली अगर हम देखें कि वहां पर जाकर इनको अपना सब कुछ जो है वो गेन करने को मिल रहा है। ठीक है, चलो तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेसिकली अगर हम देखें तो इसी को कसकटा परजीवी पोषण के अंदर लिखते हैं। अपना भोजन अन्य जीवों में या उन पर रह करके ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसकी एक वजह ये भी देखी जाती है कि देखो भाई, ये जितने भी कसकटा होते हैं, अब जैसे ये है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना तो खुद नहीं बना सकता, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर जाकर के अपने भोजन के लिए ये निर्भर हो जाता है। इसी को परजीवी कहा जाएगा। ठीक है, पैरासाइट कहा जाता है। लिखो भाई फटाफट से। ठीक है आकाश, मैं इसको आज चेक कर लूंगी। आकाश यादव, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, वैशाली नोट करो भाई। विषम पोषी के प्रकार में पहला आया होलोजोइक, दूसरा आया परजीवी पोषण। होलोजोइक में सब आते हैं। होलोजोइक के अंदर आप मेंढक की बात करोगे, मानव की बात करोगे, ह्यूमंस भी यहीं आते हैं। ठीक है, मेंढक है, मानव है, लगभग मुख्य प्रजातियां हमारी इसी के अंदर आती हैं। ठीक है भाई, विशाल कम से कम 4 से 5 है ना, छोटे छोटे से हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, 4 से 5 है। हिंदी में आई होप लिख लिया होगा। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कि दे गेट देयर फ्रूट फ्रॉम देयर अदर ऑर्गेनिजम्स। चलो लिखो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, अमरबेल परजीवी देखी जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। हिमांशु, लेक्चर का टाइमिंग डेली सुबह 7 बजे हुआ करेगा। चलो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगता है आप लोगों ने लिख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार के ऊपर। देखो अगला प्रकार आता है जिसके अंदर आप देखते हो कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत जितने भी जीव हैं उनके ऊपर जाकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पक्षी है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जमीन पर कोई पक्षी जो है वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जाकर उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया लग जाएंगे, कुछ फंगस लग जाएगा, और उसको क्या करेगा, डिग्रेड करना शुरू कर देगा, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जाकर के अपघटन कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं, कि मृतोपजीवी आप उन्हें कह सकते हो, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, जो भी डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल है या प्लांट है उसके ऊपर जाकर के क्या कर रहे हैं, अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का पोषण होता है जिसको हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेप्रोफाइट मतलब जितने भी कवक और जितने भी अन्य सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें आप बैक्टीरिया को भी देखते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी डेड मटेरियल्स हैं इनके द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। सिंपल सी कहानी, इंग्लिश में इसको सेप्रोफिटिक कहते हैं। जो डेड एनिमल्स पे या प्लांट पे की कुछ पत्ते गिर गए हैं, कुछ पौधा है जो कि गिर गया, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, कोई जानवर की डेथ हो गई है उसके ऊपर लग जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई बहुत सारे, मेनली इसके अंदर आते जो है ना वो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आता है और फंगस आता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन इनको मिलता है जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत
ऑर्गेनिज्म पर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, सेम चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर कि इसे सेप्रोफिटिक पोषण कहा जाता है। कवक और अन्य सूक्ष्म जीव जो मृत सामग्री पर भोजन करते हैं और पौधे और जानवरों को मृत जितने भी अवशेष होंगे उन पर अपघटन करते हुए नजर आएंगे। इसकी एक प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन भी कह देते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। देखो, पहला होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सेप्रोफिटिक आया। सेप्रोफाइट के बाद मैं बात करूं तो मैम आता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है भाई? मेरा जीवन जो है, मतलब आप नॉर्मली बोलोगे कि कोई ऐसा जीव जिसका जीवन किसी दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता, जिसको सहायता है किसी अन्य जीव की, तब जाकर के वो अपनी लाइफ को पूरा कर सकता है। नॉर्मली इसको हम सहजीवी के नाम से जानते हैं, या हम इसको कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म। कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें करनी चाहिए, आसपास के अपने आपसी संबंध ठीक से बनाने चाहिए, तो उन प्रॉपरली जीवों को हम सहजीवी में रखते हैं। आप बोलोगे ऐसा कौन है? ऐसे हमारे शैवाल और कवक आते हैं। कि देखो भाई, जो शैवाल होती है ना, अगर मैं इस एल्गी की बात करूं, आप सबने काई देखी है, तो ये काई को हम शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। ये जो शैवाल होती है, इसको अगर मैं बोलूं कि ये अपना खाना खुद बना सकती है, क्यों? क्योंकि ये आती है प्लांट के अंदर। भाई यही तो शैवाल है, हिंदी में इसको शैवाल कहते हैं, इसको काई एल्गी कहा जाता है। ये अपना खाना खुद बना सकती है, लेकिन मैम कवक अपना भोजन नहीं बना सकती। तो ये जाती है और कहती है कि देखो, मैं अब सारा तरीके से खाना बना दूंगी, और फंगस कहता है ठीक है, मैं बाकी के सारे काम संभाल लूंगा। तो कंप्लीटली ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने के साथ साथ ये अपने पूरे जीवन में एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सहजीवी या पारस्परिकता, जिसको ये अपना जीवन एक साथ व्यतीत करने की परिस्थिति को कहा जाता है। दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसको कहा जाएगा शैवाल और कवक का एग्जाम्पल। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल कि मैम कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, जिसमें आता है एक राइजोबियम। ये राइजोबियम एक फलीदार पौधे जितने भी होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जाकर रहते हैं। तो इन दोनों का जीवन भी हमेशा कैसा चलता है? साथ में चलता है। ठीक है, तो इसको पैरासिटिक नहीं कहते, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सहजीवी वाले को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको सिम्बायोटिक। अब देखो, नाम को समझो जरा। सिम मतलब क्या होता है? एक साथ। सिम मतलब फ्यूज कर जाना, मतलब एक साथ आप बात कर रहे हो। और बायो मतलब लाइफ। तो एक साथ जिसका जीवन चले उसको हम सहजीवी कहेंगे या नहीं कहेंगे? जल्दी से बताओ एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? थर्ड वाला फिर से बता दीजिए रुचि। थर्ड वाला हमने ये बोला कि जो जाकर के मृत सामग्री पे, बच्चे कुछ होते हैं ना कि जैसे पक्षी मर गए, या कुछ जानवर मर गया, कुछ चींटी मर गई, कुछ भी ऐसे जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर बैक्टीरिया लग जाता है, उस पर फंगस लग जाता है। आप देखते हो ना, बाहर के वातावरण में चीजें सड़नी शुरू हो जाती हैं। वो सड़ कैसे रही हैं? वो गलनी सड़नी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, उनका अपघटन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बैक्टीरिया जाएगा, उसको खाएगा और उसको नष्ट कर देगा, उसको वापस मिट्टी में मिला देगा। उसको कहते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, एक बार जल्दी से बता देना, ये चारों कैटेगरी सबको क्लियर हो गई कि नहीं? जॉय म्यूचुअलिज्म साथ रहने को कहते हैं। पैरासाइट्स में ना एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। देखो, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है। पैरासाइट में जू तुम्हारे बालों पे लगी है तो तुम्हें नुकसान है, और उस जू को फायदा है। तो ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, चलिए, हिंदी में लिख लिया सभी ने? बताओ भाई एक बार फटाफट से, हिंदी में नोट कर लिया सबने? क्लास सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। चलिए, इंग्लिश में भी एक बार लिख लो। इसमें है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म। रोज रोज क्लास 7 बजे से ही होगा, प्रतीक राज। नोट करिए। बायोलॉजी इतनी टफ नहीं है जितना तुम समझते हो, है ना कृष्णा? ये एनसीईआरटी के लिए ही करा रहे हैं ना हम सब कुछ आपको।
राहुल, आपकी क्लासेस दिल्ली से लाइव चलती हैं। हाँ सलोनी, मृतजीवी भी कह सकते हैं इसको, मृतोपजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया सबने? बताओ फटाफट से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैम मुझे एएलपी निकालना है, क्या करें प्लीज रिप्लाई। फिर वही बात, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं ना, एएलपी निकालना है, सीजीएल निकालना है। हर किसी एग्जाम को निकालने का एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई, रिवीजन, लगातार प्रैक्टिस, बस इतना करो सब निकल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा थम करके, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया कर करके, पेशेंस रख कर। ये नहीं मैम हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में लगा हुआ हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा, रिवाइज भी नहीं कर पा रहा, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इधर देखो, ये राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा राइजोबियम जो कि इन जड़ों में रह रहा है। ये कैसे हैं, फलीदार पौधे हैं। ये दिखते कुछ इस प्रकार से, छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना आपको। ये वाला पार्ट कहलाता है बैक्टीरिया राइजोबियम का, जो जाकर के इन पौधों की जड़ों में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए। काजल वहीं मिल जाएगा आपको बच्चे, उसी प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैम ये तो हमारे बहुत सारे देखे गए, लेकिन एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है, अब तुम ही बताओ जरा, ये क्या हो रहा है। ये एक छोटा सा कीड़ा, एक मच्छर बैठा हुआ है, और ये क्या है, मेरे पास एक प्लांट है, ये मच्छर इसके अंदर चला गया, इसको क्या कहते हैं, एक बार बताओ। हाँ भाई, क्या कहते हैं इसको? आप बोलोगे मैम ये तो ट्रैप है। ट्रैप मतलब जाल है, कि जैसे ही मच्छर आएगा, मच्छर अंदर गिर जाएगा और उसके बाद ये पेड़ उसको खा लेगा। इसी को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो कि कीड़ों को खाना शुरू कर देता है। तो इस, दिख तो मैम नॉर्मल पौधा ही रहा है ना मुझे, अब मच्छर ऊपर आके बैठा और आने के बाद नीचे गिर जाएगा, तो फिर सिंपल है, इसी को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। 3 नंबर पॉइंट का एग्जाम्पल दे दो, फंगस और बैक्टीरिया होते हैं 3 नंबर पॉइंट में, सैप्रोफिटिक में। ठीक है, जी हाँ, इसी को कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। तो बेसिकली कर क्या रहा है ये वो भाग है आपका जिसको इंसेक्टिवोरस कहते हो, कीट भक्षी पौधा कहते हो। पिक्चर प्लांट इसके अंदर आता है, वीनस फ्लाई ट्रैप इसके अंदर आता है। ये क्या करेगा कि बेसिकली अपने, होता क्या है ना कि पौधा ही तो है, वो पौधा जिस मिट्टी में उग रहा है, मैंने तुमसे कहा था कि सारे पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन मान लीजिए नाइट्रोजन नहीं है, पौधा जहां उग रहा है उस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है। अब नाइट्रोजन नहीं है तो उसकी कमी को कैसे पूरी करेगा? ये जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है ना, फिर ये कीड़ों को खाना शुरू कर देता है, ताकि अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाए। तो ध्यान रखिएगा कि प्लांट उस एरिया में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है, और साथ में ये अपने नाइट्रोजन सोर्स को उस कीड़े को खाने के बाद पूरा करते हैं। इन्हें कहते हैं कीट भक्षी पौधा। जरा इस उदाहरण को देखो, अभी लिखना मत, जरा इस उदाहरण को देख लो एक बार। ये देखो किस प्रकार से ये आपको दिख रहा है कि जैसे ही एक मच्छर आया, तुरंत इसने अपनी कलियां बंद कर ली। ठीक है, ये आपका पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे उदाहरण किसके हैं? कीट भक्षी पौधे के, जो कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आखिरी कैटेगरी आएगी पोषण की। उससे पहले, यहां तक समझ आया ना भाई? चलो यहाँ तक समझ आए। इससे पहले देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर ये सहजीवी बताया था। सहजीवी के अंदर, सहजीवी साथ में रहने वाले, हिंदी में समझो जरा, इधर देखो, अगर मैं लिख रही हूं सहजीवी मतलब साथ में रहने वाले, और अगर मैं कह रही हूं परजीवी मतलब किसी के ऊपर, पर मतलब ऊपर की तरफ रहने वाले, पर मतलब ऊपर रहने वाले, तो इनको पैरासाइट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बालों में लगी जू को याद रखना। और सहजीवी में हमने एक उदाहरण पढ़ा अभी, शैवाल और कवक का। ठीक है, आपने कहा कि मैम ये दोनों ना हमेशा साथ रहते हैं, ऐसा ही होता है? सबकी कंट्री में होते हैं, इधर सुन लो जरा आप। ठीक है, उसको लिख लेना कीट भक्षी को, पहले इसको सुन लो। हमने जो लास्ट अभी आपने लाइन लिखी कि शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंगस, ये दोनों कैसे रहते हैं? ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है मैम, आपकी बात है, मान ली हमने। अब इधर देखें, इन दोनों को जब आप एक साथ में देखते हो तो इनकी रिलेशनशिप से क्या बनता है? वहां बनता है लाइकेन।
ठीक है, एक पदार्थ बनता है आपका लाइकेन जिसे कहा जाता है। ये लाइकेन है क्या? ये एक प्रकार का प्रदूषक संकेतक है। प्रदूषक संकेतक कहने का मतलब इसे कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। नोट कर लेना इसको, इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। क्योंकि यही लाइकेन जब भी कहीं सल्फर का पोल्यूशन होता है, मान लीजिए सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूट कर रही है किसी जगह को, तो ये वहां पर उगता ही नहीं है। ठीक है, लाइकेन वहां पर ग्रो करता ही नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जैसे जैसे शैवाल रिलेशनशिप की जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहते हैं ना, तभी तो हमने इसको सिम्बायोटिक कहा, तभी तो हमने इसको सहजीवी कहा, इसको म्यूचुअलिज्म कहा। जब भी ये दोनों एक साथ रहेंगे तो लाइकेन बनाएंगे, और लाइकेन जो है वो प्रदूषण को इंडिकेट कराएगा कि भाई देखो यहाँ प्रदूषण है, मैं ग्रो नहीं करूंगा। ठीक है, इसी से हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ना ऊपर की तरफ आपको येलो कलर का, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं लाइकेन। ये शैवाल और कवक के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से यहाँ पर बनता है। साथ में इसी को सुखा दिया जाता है, तो हम इससे ना एक डाई बना लेते हैं। वो लिटमस पेपर आपने नाम सुना होगा कि एसिड और बेस को टेस्ट करना हो तो एक लिटमस का पेपर होता है, उसको रख दो कि लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू से रेड कलर का हो जाता है अगर एसिड है, और अगर बेस है तो रेड से ब्लू कलर का हो जाता है। तो वो लिटमस पेपर भी इसी लाइकेन नामक डाई से बनता है, ध्यान रखना। और वो हमारे टेस्टिंग में काम आता है, अम्ल और क्षार की, कि एसिड है या बेस है, इसको टेस्ट करना हो तो मैं उस लिटमस पेपर से कर सकती हूँ। इसको सुखा के वो डाई बना के इस्तेमाल कर लिया जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में कि जो लाइकेन है, ये लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर्य है, जो बायो इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर ये ग्रो नहीं करता है। इसको भी लिख लेंगे, और इसके साथ फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो हेडिंग है वो डाल करके इसको नोट कर लेंगे। लिखो भाई एक बार फटाफट से। सबको समझ आया कि नहीं? विशाल पढ़ाया है आपने मैम ये? हाँ बिल्कुल पढ़ाया भाई। तो ये है लाइकेन। माही, अब से क्लास सुबह 7 बजे ही हुआ करेगी। आज तो बच्चे सोकर उठे हैं और परेशान हो गए, बताओ। सो उठते उठते मैडम ने क्लास ले ली है, ये कोई बात होती है मैम? बताओ जरा, ऐसे करते हैं क्या कोई? आज थोड़ा सा आपका इवेंट भी लेट लग पाया था रात को, और इसी के साथ साथ आपकी टाइमिंग कल ही डिसाइड हुआ तो चेंज हो गई थी। आज भी मुझे क्लास आपकी मिस नहीं करनी थी, बस इसीलिए इवेंट जो है वो यहाँ पर लगाया था। चलो भाई, कल इसी चक्कर में आप तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी सुबह सुबह, वरना क्लास आपकी कल हो जाती। ठीक है, ये अपने आप ग्रो करता है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनेगा, तुम नहीं उगा सकते इसको, है ना मैम। जहां एल्गी और फंगस एक साथ आएंगी वहां पर ये बनना शुरू हो जाता है। चलो, सबको समझ आया? एक थम्स अप का साइन भेज देना कि भाई हमें तो क्लियर हो गया है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कृष्णा, लाइकेन एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है। मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूँ मैम, एक जगह थी जहां पर काई उग रही थी, और काई के साथ वहां पर क्या आ गया? कवक भी, ये फंगस भी आ गई। अब ये दोनों आ गए तो भैया इन दोनों ने मिलकर के बना दिया लाइकेन, और वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, कितने दिन और लगेगा? लग जाएगा सूरज, अभी 10 से 15 दिन और मान लो, है ना। इस बॉटनी के टॉपिक को अच्छे से हम कवर करेंगे, तो 4-5 टॉपिक्स हैं बॉटनी के, वो आपके 10 दिन 15 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। चलो भाई, मैम आपने कहा था डेली 9 AM होगी, अब फिर से चेंज। अरे मैं तो खुद चाहती थी सुबह 9 बजे मैं तुम्हारी क्लास लूं, बट अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब आपकी एक क्लास और क्लैश कर रही है, उसकी वजह से टाइमिंग बदलना पड़ा। वरना यार एक बात बताओ, मैं भी आराम से तुम्हारी 9 बजे क्लास लेती, मैं क्यों सुबह 7 बजे तुम्हारे लिए क्लास, तुम्हें भी परेशान करूं? है क्यों आती मैं? चलो टीना, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लो। सीपीओ के लिए लास्ट टाइम में क्या करेगी, स्कोर अच्छा हो जाए? एक ही काम करो, वो है रिवीजन और एनालिसिस। मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर के बिना, दोनों मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालाइज करो, गलती को ढूंढो और गलती को जाकर दोबारा रिवाइज करो, इससे ज्यादा कुछ और मदद नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। ये लिख लिया है सभी ने, अब बात करते हैं कुछ अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपके प्लांट में मौजूद हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्लांट के हॉर्मोन्स।
क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है? प्लांट के न्यूट्रिशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं? अभी हम हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट के टिश्यूज की भी बात करेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो, आते हैं इधर। तो मैम अगर मैं बात करूं प्लांट में ग्रोथ के कुछ हॉर्मोन्स उपस्थित होते हैं जिनको हम कहते हैं पादप हार्मोन। देखो नॉर्मली आप सब जानते हो कि मानव के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनका काम क्या होता है? भाई उनका काम होता है कि वो हमारी बॉडी में ग्रोथ कराएं। अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा हम अलग अलग फंक्शंस को देखते हैं कि मान लीजिए एक वृद्धि हार्मोन है तो हाइट बढ़ा देगा, ज्यादा बन गया तो, और अगर नहीं बना तो बोना कर देगा व्यक्ति को। थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम कराता है, ठीक है? पेनक्रियास से इंसुलिन बनाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? हमारी ग्रंथियों से बनते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी हमारे कुछ हार्मोन्स बनते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर, ये तो चलो प्लांट हार्मोन्स है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं अंतःग्रंथि, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ यहाँ यानी कि ग्रंथि, तो ये ग्रंथि अपने आप में क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है एक्सोक्राइन और जिसको कहते हैं बहिस्त्रावी, और एक कहलाती है एंडोक्राइन। अब देखो दो प्रकार दिख रहे हैं कि मैम ग्रंथि है क्या, पहले तो मुझे यही जानना है। ग्रंथि एक अंग तो नहीं कहूंगी, एक ऐसा भाग जो कि आपके शरीर में या तो कुछ रस बना रहा है या कुछ हार्मोन बना रहा है। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। मैम मेरे पास मान लीजिए हाथ, पैर, सर, हृदय, ये सब क्या है? ये अंग है कि नहीं है? एक बार बताओ। क्यों भाई, मेरी बॉडी में ऑर्गन्स की जब मैं बात करती हूँ, एक वर्ड लिखते हैं ना ऑर्गन, ऑर्गन में क्या आता है? हाथ, पैर, आपका सिर है, हार्ट है, लंग्स है, फेफड़े हैं, किडनी है। अल्टीमेटली ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। ऐसे ही तो होता है कि मैम हार्ट है तो इसके अंदर ब्लड पंप हो रहा है, किडनी है तो इसके अंदर यूरिन बन रहा है, स्टमक में खाना पच रहा है। ये कुछ अलग से तो नहीं बना रही ना, इनके अंदर जो प्रोसेस चलना होता है वही वाला पार्ट जो है वो चलता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस वर्ड की बात करूं ग्रंथि की, तो ग्रंथि एक इस प्रकार का भाग होती है जो या तो कुछ रस बनाएगी, मतलब अपने अंदर से कोई रस बनाती हुई दिखाई देगी, या फिर बनाती है हार्मोन को। इसको बनाती है हार्मोन को। ये हमेशा ये दो में से कोई ना कोई एक चीज जरूर बना रही होगी। जैसे कि मैं ग्रंथियों में अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, आप सबको पता है आपके आंसू बनते हैं, पसीना आता है शरीर के अंदर। पसीना किससे आएगा? पसीने वाली ग्रंथि से। ऐसे ही आंसू किससे बनेंगे? अश्रु ग्रंथि से, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। तो मतलब एक प्रकार का रस बनाना है इसके अंदर। लिवर है, लिवर क्या होगा? ये मैम लिवर में से बाइल जूस बन रहा है, पित्त रस बन रहा है, अग्नाशय से अग्नाशय का रस बनता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये हमारी ग्रंथियां कही जाती हैं जो एक्सोक्राइन होती हैं, बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी मतलब ये अपना स्त्राव कहाँ करती हैं? शरीर के बाहर करती हैं। और क्या बनाती हैं? कुछ रस बनाती हैं, ठीक है? समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। मैम ये ह्यूमन बीइंग में होती हैं ग्लैंड या प्लांट में भी होती हैं? ये मैं भी एक कॉमन जनरल नोट पे आपको बता रही हूँ जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती हैं, ठीक है? अर्थवॉर्म भी सैप्रोफाइट के अंदर आएगा ना? हाँ बिल्कुल रख सकते हो, अर्थवॉर्म को भी आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है? तो ग्रंथियों में जहां से रस बन रहा होगा उसको बहिस्त्रावी कहते हैं। और ये अंतःस्त्रावी, अंतः वर्ड मतलब क्या आता है? अंदर की तरफ, जो अपने हॉर्मोन्स को बनाएगी और अंदर ब्लड में भेजती रहेगी और कहीं नहीं भेजेगी। इसे हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे हार्मोन को बनाती है। अब मानव के शरीर में तो देखो लगभग आप बोलोगे 8 से 9 अलग अलग ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन है, जो कि आपके हॉर्मोन्स को बना रही है। लेकिन प्लांट्स में क्या? प्लांट्स के अंदर 5 हार्मोन बनते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है? बिल्कुल अलग तरीके से। इधर यहाँ पर ये वाला पार्ट ह्यूमन बींग्स का है। यही चीज अगर मैं प्लांट में देखूंगी, पादप हार्मोन, ठीक है? तो ये कहानी हमारी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाला, ग्रोथ का प्रमोटर, और ग्रोथ को रोकने वाला, ग्रोथ का इनहिबिटर, यानी कि वृद्धि अवरोधक और
वृद्धि बढ़ाने वाला। तो हमने इसको किन कैटेगरीज में बांटा कि या तो प्लांट के जो हार्मोन हैं वो ग्रोथ को बढ़ा रहे होंगे या ग्रोथ को रोक रहे होंगे। चलो, क्लास सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, आज तो बच्चे इसी बात से परेशान है। क्लास सुबह 7 बजे शुरू हुआ है आपका, ठीक है। वॉइस ठीक आ रहा है सदानंद? प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव मैं आपके अपलोड करा दूंगी, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा बॉटनी का उसके बाद अपलोड हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, प्लांट के हार्मोन्स को दो भागों में बांटा, प्लांट के बेसिकली प्रमोट करने वाले और ग्रोथ को रोकने वाले। तुमने देखा होगा ना, पौधे की या तो लंबाई बढ़ रही है, पौधा लंबा होता चला जा रहा है, पौधे के अंदर फल फूल बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, पौधे की जो एज है वो आराम से धीरे धीरे करके बढ़ रही है, एकदम से पीली पत्तियां नहीं हो रही हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूंगी किसके पास, प्लांट के रोकने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले, वो क्या करेगा, जल्दी से प्लांट, पेड़ पौधे पत्ती सब झड़ जाएंगे उसके पास से, ठीक, फल फूल आएंगे नहीं, मतलब ग्रोथ को रोक देगा, ना लंबाई बढ़ाएगा ना कुछ करेगा। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारी दो प्रकार से बटी हुई हैं। अब इसमें हमें इस पूरे चैप्टर में 5 हॉर्मोन्स को पढ़ना है प्लांट के, ठीक है, जिसमें सबसे पहले 3 हॉर्मोन्स आते हैं जो प्रमोट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। लिख लो एक बार, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। इसके अलावा जो होते हैं उसमें आता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इन 5 हार्मोन की स्टडी करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या होता है यही तो मैंने बताया। देखो, हार्मोन हमारी कुछ ग्रंथियों के द्वारा बनता है, प्लांट के अंदर भी ऐसे ही स्रावित होता है ग्रंथियों के माध्यम से, जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारे हार्मोन्स को बना रहे हैं। बॉडी के अंदर सीधे सीधे हार्मोन कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। किससे बनते हैं, ग्रंथि से। ग्रंथि वो भाग है जो या तो रस बनाएगी या फिर हार्मोन बनाएगी। अंग से हट करके हमें ये ग्रंथि दिखाई देती है। जो ये लिखना चाहता है वो लिख सकता है, वरना आगे वाली स्लाइड को लिख लेंगे। लिख रहे हो भाई तो बताओ एक बार। बायोलॉजी का प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? यही मिलेगा, चैप्टर के खत्म होने के बाद मिलेगा। पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस शीट भी मैं आपकी अपलोड करा दूंगी, ठीक है, ताकि आपका जब चैप्टर क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड जो आता है वो ऑक्सिन के अंदर ही आता है, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलो नेक्स्ट स्लाइड लिख लो एक बार। नोट करो फटाफट से। क्लास डेली सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी, तो 8 बजे तक तो क्लास अभी आपकी रहेगी। चलो ठीक है, सयानी भट्टाचार्य बिल्कुल कराएंगे।
इनहिबिटर मतलब INHIBITOR, ठीक है, इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोक देता है, INHIBITOR। जीएस कौन सी बुक से पढ़ें? जीएस के लिए जितने आपको थ्योरी सेशंस मिल रहे हैं आप वो करिए, इनफ है। कुछ अलग से पढ़ोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना चाहते हो, देखो स्पेशली साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, इसके अलावा कुछ भी प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको पढ़िए, इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप अपने जो कंप्लीट एनसीईआरटी है 9th और 10th की, उसके अलावा नहीं, 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मैम ये हमारे 5 हॉर्मोन्स हमको यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली पढ़ने हैं। अब देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि प्लांट के हॉर्मोन्स जो होते हैं, इनमें अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि भाई क्या डेफिनेशन हम इसकी सही दे सकते हैं। नॉर्मल जैसे हमने कहा या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे या फिर ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पादप से उत्पन्न कुछ प्राकृतिक पदार्थ बनाते हैं जो वृद्धि कराते हैं या उसे रोक देते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये वो नेचुरल कंपाउंड है जो या तो वृद्धि करा देंगे या तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे या फिर ग्रोथ को रोकने का काम यहाँ पर करेंगे। और यही 5 कैटेगरी हमें यहाँ पर देखनी है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलो सावित्री, सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ बच्चे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं। नोट्स यही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे ये बताओ। तो पादप कुछ प्राकृतिक पदार्थ बनाते हैं जो वृद्धि कराएंगे या फिर वृद्धि को रोकने का कार्य यहाँ पर करते हैं। लिखिए जल्दी से, इसी को कहते हैं एक प्रकार का हार्मोन। अब इन्हीं हॉर्मोन्स में बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि देखो भाई ये प्लांट के हॉर्मोन्स हैं, तो इनको एक नाम और दिया जाता है फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से। कि मैं प्लांट लिखूं या फाइटो लिखूं एक ही बात है मैम, चलेगा, ठीक है। तो आप इनको क्या नाम दे सकते हो, फाइटो हॉर्मोन्स का नाम दे सकते हो। साथ ही साथ में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कराते हैं प्लांट में। प्लांट में पूरी तरह से जो समन्वय है, जो नियंत्रण देखा जाता है, वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। एक बात बताओ, बॉटनी किस किस को पसंद नहीं है? एक थम्स अप का साइन भेज देना किस किस को पसंद नहीं है, क्योंकि मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात से परेशान होते हैं कि बॉटनी नहीं पढ़नी है। क्यों बॉटनी नहीं पढ़नी है? बॉटनी से दूर मत भागो, ये अच्छा सब्जेक्ट है। प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा लगता है सबको कॉम्प्लेक्स कि नहीं नहीं प्लांट्स नहीं पढ़ सकते, बट ठीक है, अगर आप एक एक पार्ट को समझकर बारीकी से चलोगे ना तो टफ नहीं है। मैं यही आपसे कहूंगी, बायोलॉजी बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो घबराओगे ना जितना ज्यादा की चीज से दूर भागोगे, वो पूरी कायनात तो तुम्हारे उसको पीछे लगाने में लग जाएगी। इसलिए कभी भी दूर मत भागा करो, ये ध्यान रखना, ठीक है। पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो। कहते हैं कि जीएस में क्या पढूं, सबसे पहले वो पढ़ो जो नहीं पढ़ा जाता, सबसे पहले उस पार्ट को कवर करो जो नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि मैम हमसे हिस्ट्री नहीं होती है, पढ़ो सबसे पहले जाके हिस्ट्री। मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी जीएस में हिस्ट्री का सेक्शन। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक आपका ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाते थे, ज्योग्राफी वगैरह, लेकिन हिस्ट्री नहीं होती थी। सबसे पहला काम टारगेट वो बनाया करो कि इसको पढ़ो, है ना। आई एम बॉटनी ऑनर्स, ये देखो इनको पसंद है। टफ नहीं है तो ये मत मान के चलो होगा ही नहीं, मैम सब होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, धरती पे आए हो तो सब कुछ होगा। चलो तो इसीलिए लिखना इसको, ये फाइटो हॉर्मोन्स हैं, हेल्प करते हैं कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है? प्लांट्स गतिशीलता करते हैं कि नहीं करते? जल्दी से बताओ एक बार। प्लांट्स मूव करते हैं कि मैम एनिमल जा रहा था सामने से चलता घूमता हुआ, अच्छी बात है, लेकिन प्लांट जा रहा था, ऐसा होता है क्या? नहीं। प्लांट्स ऐसा नहीं है कि उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? उनको हम नेस्टिक या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। जरा सोचो, छुई मुई का पौधा सबने देखा है कि नहीं? छुई मुई का पौधा, चलो देखा नहीं है मैम, सुना तो होगा। छुई मुई क्या करता है? जैसे ही मैंने उसको टच किया उसकी कलियां बंद हो गई, ऐसा ही होता है कि जैसे ही टच करोगे तुरंत से कलियां बंद हो जाएंगी।
ठीक है, तो ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का मूवमेंट ही है। अगर आप बात करेंगे कि मैम ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है, इन्हीं को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स में तीन चार चीजें आती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ पौधे होते हैं, सूरजमुखी सुना है कि जहां सूरज का मुख वहीं पर पौधे का मुख हो जाता है। कि सूरजमुखी है कैसा, कि मैम सूरज गया इधर से इधर तो वो पौधा भी इधर से उधर चला गया। ऐसे ही आपने बात करी छुई मुई की, टच करते ही बंद हो गई, यही तो मूवमेंट है। ठीक है, यही तो मूवमेंट है। मान लीजिए कुछ मूवमेंट्स होते हैं जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी की तरफ। भाई नॉर्मली प्लांट के अंदर क्या होता है कि मैम जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, होती है कि नहीं। भाई जड़ें कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है। तना कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तना कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कि मैम यहाँ से जो पत्ती वत्ती हैं वो हमारी निकल रही हैं, पूरा पौधा बन चुका है। तो कोई मूवमेंट तो ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, तो मूवमेंट तो हो रहा है ना, जड़ें नीचे की तरफ तो जा रही है ना, उसी को कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिक वर्ड आता है मूवमेंट के लिए, इनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। ऐसे ही हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होगा, पानी के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर कह रहा है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब सनलाइट की सूरजमुखी देख लो, जहां सूरज का मुख वहीं पर ये पौधा अपना मुख कर लेता है। और कीमोट्रॉपिज्म, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केमिकल के द्वारा, कुछ रसायन के द्वारा, कि एक केमिकल आया तभी ये मूव करेंगे, उनको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल हेमंत सिंह, तो इसी को कहते हैं टुवर्ड्स केमिकल। देखो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल जरा यहाँ पर शो कर देती हूँ, फिर बढ़ेंगे आगे फाइटो हार्मोन्स की तरफ। सो प्लांट्स कैन सी द लाइट, ये कहते हैं कि भाई पौधों को ना लाइट दिखती है। देखो जहां जहां लाइट जा रही है वहां वहां पर तुरंत से टिल्ट कर रहा है। ये पूरे एक दिन भर के सूरज के मूवमेंट के साथ रिकॉर्ड करा हुआ प्लांट का मूवमेंट है। मैम मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया बट रिजल्ट अभी नहीं आया है, सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सीजीएल का नोटिफिकेशन तो तुम्हारा अभी जून में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम, रिजल्ट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, क्योंकि आपका रिजल्ट कंप्लीट बाय दिस ईयर हो ही जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लक्ष्य ठाकुर यही तो बोला, यही तो नेस्टिक मूवमेंट है। कि मैम हमने तो सुना था प्लांट्स मूव ही नहीं करते, ये क्या कर रहे हैं बताओ। सूरजमुखी है, छुई मुई है, पानी आया मूव कर गया, धरती की तरफ जड़ें जा रही हैं, तना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दीज ऑल आर योर नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो यही टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इनको कवर करेंगे आपके आने वाले अगले सुबह 7 बजे के सेशन में। ये 4 टाइप्स हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर ये हिंदी में है। मैं दोनों स्लाइड्स को आपके प्रॉपर पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी आज। और आज का तो समय देखो हो चला है, कल से टाइमिंग याद रखना, रोज सुबह 7 बजे ही क्लास आपकी हुआ करेगी। ठीक है, बोलो भाई कोई समस्या है यहाँ तक। मुझे डर लग रहा है सीपीयू निकल जाएगा। अरे तू डर के आगे जीत है बेटा, डरना नहीं है, मेहनत कर लो, अगर तुम्हें पता है, मेहनत पे भरोसा है। और एक बात और याद रखना, रिवीजन, बस इस पे कमांड अगर आपने कर ली है। बच्चे रिवीजन ऐसे नहीं कर पाते कि मैम मैंने बायोलॉजी के 10 चैप्टर पढ़े थे तो 10 के 10 रिवाइज कर लूँ, हिस्ट्री पूरी पूरी पढ़ी थी रिवाइज कर लूँ ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप पढ़ रहे हो दैट इज गुड, बट आप मॉक टेस्ट के जरिए अपने ज्यादा से ज्यादा रिविजन को कर सकते हो। और मॉक टेस्ट में भी मान लीजिए 50 क्वेश्चन लगाई, 100 क्वेश्चन लगाई, 100 में से तुम्हारे 30 गलत होते हैं, लेट्स सपोज 20 गलत होते हैं, उनको जाकर आपको गो थ्रू करना है कि भैया उससे संबंधित सवालों का कॉन्सेप्ट क्या था, वो चैप्टर क्या था। बस थोड़ा थोड़ा वहीं रिवीजन करोगे ना तो सारा कुछ अल्टीमेटली रिवाइज हो जाएगा, और तुम्हें ये भी एनालाइज हो जाएगा कि हम कहाँ पर कमी अभी भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो एप्लीकेशन में पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अरे जहाँ क्लास की फोल्डर होती है ना उसके बराबर में ही फोल्डर में मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है, अब लगातार सुबह 7 बजे ही क्लास होगी। समस्या मत लेना, आराम से बढ़िया बढ़िया सुबह तड़के तड़के पढ़ लिया करो। ठीक है, बायोलॉजी है, अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए बिना टेंशन के मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह पर। रिविजन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हॉर्मोन्स पढ़ेंगे ना विस्तार से, नीति बिल्कुल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इनको।